हैं। बढ़िया। ठीक है सर। चलिए चलिए Yes, sir. चलिए पढ़ाते हैं। थोड़ा सा लेट हो गया, एक्चुअली एक मीटिंग में थे और मीटिंग से अभी जस्ट उठ के आ ही रहे हैं, तो फटाफट जैसे आए हैं क्लास व्लास लगाए हैं। उसके बाद ये सेटअप ऑन करने में टाइम लगता है ज़्यादा, बहुत सारा चीज़ हेडफोन कनेक्ट, फिर ऑफलाइन ऑनलाइन का लफड़ा हो जाता है ना। ऑफलाइन पढ़ाते हैं, ये पूरा सेटअप यहाँ रखा रहता है, अब इसको उठा के लाओ, लगाओ, रूम में बैठो, ऑन करो, अब इसमें लग जाता है थोड़ा सा टाइम कई बार। कोई ना, हम लोग उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हम लोग पढ़ते हैं। तो पिछले क्लास में मैंने आपका एवोल्यूशन शुरू किया था, लेट्स मूव ऑन, एवोल्यूशन को आगे बढ़ाते हैं। पिछले क्लास में हम लोग केमिकल एवोल्यूशन की थ्योरी पढ़ रहे थे, और केमिकल एवोल्यूशन में हमने देखा था, कुछ बातें हमने देखी थी कि जिंदगी जो है मॉलिक्यूल्स से बना है, एटम्स से बना है, लेकिन उसमें केमिकल एवोल्यूशन चला है, रातों रात नहीं बना है। इसके बाद सवाल उठता है कि इन लोगों ने जो बातें कही थी, किन लोगों ने, हमारे ओपेरिन और हार्लेन साहब जो बात कह रहे थे, कैसे मान लिया जाए कि हाँ इनकी बात सही ही थी? क्या कोई प्रूफ था? तो ओपेरिन और हार्डिन का कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था इनकी बात का, इन लोगों ने बस थ्योरेटिकली ये बात कहा था। लेकिन फिर आए हमारे मिलर साहब, मिलर साहब ने ठेका लिया, मिलर साहब ने कहा कि ओपेरिन और हार्डेन जो कह रहे हैं इसको मैं एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करके दिखाऊंगा, और हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सपेरिमेंटल एविडेंस, वन ऑफ द मोस्ट फेमस टॉपिक जहां से खूब सारे क्वेश्चंस आएंगे। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सपेरिमेंटल एक्सपेरिमेंटल एविडेंस एविडेंस ऑफ केमिकल एवोल्यूशन। क्या सच में केमिकल एवोल्यूशन ही हुआ है? इस बात का सिर्फ ऐसे हर रात में उठ के कोई कह दिया कि हाँ हुआ है और हम मान लें, ऐसा है क्या? तो कहा गया कि नहीं, इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी है। किसने प्रूफ किया? तो अमेरिका के साइंटिस्ट थे एस एल मिलर साहब, इनका एक्सपेरिमेंट आपके एनसीईआरटी में है। एस एल मिलर साहब ने ओपेरिन और हार्लेन के केमिकल एवोल्यूशन की थ्योरी को सही साबित किया। कैसे सही साबित किया? लेट्स सी, देखते हैं ओपेरिन और हार्लेन ने इसको कैसे सही साबित किया है। अभी विद इन फ्यू मिनट्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए ओपेरिन और हार्लेन ने क्या किया, मैं आपको समझाता हूं, बस 1 मिनट का खेल होगा, आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ज्यादा वक्त मैं नहीं लूंगा। देखिए ध्यान से, ओपेरिन, आप क्लास लीजिएगा क्या? कौन सा क्लास है आपका? हाँ, इसको सर खींच दीजिएगा, चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, इधर देखिए, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एस एल मिलर का एक्सपेरिमेंट। ध्यान दीजिएगा, एस एल मिलर साहब ने क्या किया, जो बात ओपेरिन और हार्डिन ने कही थी वैसा ही उन्होंने सेटअप लैब के अंदर तैयार किया, क्रिएटेड अ सिमिलर कंडीशन कंडीशन एज एक्सप्लेन्ड बाय ओपेरिन एंड हार्डिन। ओपेरिन और हार्डिन ने जो बात कही थी वैसा ही सेटअप उन लोगों ने कहाँ तैयार किया? तो लैब के अंदर तैयार किया। अब कैसे किया मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। जो बात ओपेरिन और हार्डिन कह रहे थे वही चीज उन लोगों ने तैयार किया। देखिए आपको दिखाते हैं, वो पूरा है खाली रूम, ये वाला, ये वाला है खाली, ठीक है। इधर देखिए, सबसे पहले उन लोगों ने एक फ्लास्क लिया, मैं एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ और समझाता हूँ कि क्या हुआ। सबसे पहले उन लोगों ने एक फ्लास्क लिया, फ्लास्क मतलब शीशे का फ्लास्क यहाँ पे लिया, और इस फ्लास्क को उन लोगों ने क्या किया, होल्ड ऑन, इस फ्लास्क में पानी रख दिया, पानी रख दिया, और इस पानी को उन लोगों ने बॉयल करना शुरू किया। बॉयल करना जब शुरू किया, बॉइलिंग वाटर था, तो जब ये पानी को उन लोगों ने बॉयल करना शुरू किया तो इससे भाप निकलना शुरू किया। उस भाप को वो लोग एक दूसरे चैम्बर में लेके जाते थे, तो यहाँ पे निकलता था वाटर वेपर। अच्छा, ये जो वेपर होता था, आपकी एनसीईआरटी उसका टेम्परेचर भी लिखे हुए है, तो टेम्परेचर जरूर मेंशन करना है, 800 डिग्री सेल्सियस पे ये भाप था। अच्छा, जब ये भाप आगे जाता था
तो इस भाप को उन लोगों ने एक दूसरे फ्लास्क से कनेक्ट करके रखा था, और इस फ्लास्क की खासियत ये थी कि इस फ्लास्क में उन लोगों ने दो इलेक्ट्रोड लगा रखे थे जो बिजली पैदा कर रहे थे, बिल्कुल हमारे अर्थ के शुरुआती कंडीशन की तरह। हमारे अर्थ में भी शुरू में भाप था एटमॉस्फेयर में, और उस पे हम लोग लाइटनिंग क्रिएट करते थे। तो ये लोग भी तीसरा नंबर स्टेप यहाँ पे हमारे अर्थ जैसा ही सेटअप तैयार कर रहे थे। तो ये लोग यहाँ पे क्या तैयार कर रहे थे? स्पार्क डिस्चार्ज। और इसकी टेम्परेचर कितनी थी? तो 75,000 वोल्ट्स ये यहाँ पे लगा रहे थे, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे क्या हो रहा था, ध्यान दीजिएगा। इन्होंने इस सेटअप के अंदर पानी आ ही रहा था, पानी का वेपर, बिजली ये लोग दे ही रहे थे। और इस सेटअप में इन लोगों ने कुछ गैसेस भी यूज किए थे, और उनका रेशियो भी था, ध्यान दीजिएगा। वो जो गैसेस इन लोगों ने यूज किए थे वो था मीथेन, जैसे मैंने पहले भी बताया था, अमोनिया यूज किया था, और क्या यूज किया था? हाइड्रोजन। और पानी तो आ ही रहा था, पानी वेपर के फॉर्म में था, ध्यान रखिएगा। अच्छा, मीथेन इन लोगों ने 2 रेशियो में, अमोनिया 1 रेशियो में, और ये 2:1:1 टू रेशियो में यूज किया था, ध्यान रखिएगा। जिसमें भी हाइड्रोजन है वो 2-2 रेशियो में, अमोनिया में ऑड है तो वो 1 में। अच्छा, ये गैसेस थे इसमें, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन। पानी आ ही रहा था, उन गैसेस पे बिजली पड़ता था, बिल्कुल हमारे केमिकल एवोल्यूशन जैसा। वातावरण में वो गैसेस थे, उन पे बिजली पड़ती थी, धीरे धीरे मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन शुरू होता था। और जब ये पानी आगे बढ़ता था तो इस पानी में को इन लोगों ने ला के फिर इससे कनेक्ट कर दिया था, ठीक। लेकिन कनेक्ट तो किया था, लेकिन यहां पे इन लोगों ने कंडेंसर लगा के रखा था। कंडेंसर का फायदा ये होता था कि ऊपर से जो पानी का वेपर आता था और उसमें जो गैसेस रहते थे वो उसको ठंड ठंडा कर देते थे। तो जैसे हमारे अर्ली एटमॉस्फेरिक कंडीशन में बारिश की बूंदें और उनमें मॉलिक्यूल्स गिरती थी, जिसको हम लोग हार्डेन का सूप कहे थे, वैसा ही ये हो जाता था, टू लिक्विफाई एज हार्डेन्स सूप। अच्छा, ये लगातार ये लोग कर रहे थे, हर दिन ये चीज चल रहा था, चल रहा था। मीथेन अमोनिया गैसेस, जिसको गर्म, और वो फिर रिटर्न ठंडा होते जा रहा था, लिक्विफाई होके फिर गर्म, फिर लिक्विफाई, फिर गर्म, फिर लिक्विफाई। अच्छा, अल्टीमेटली क्या हुआ? 18वें दिन अल्टीमेटली क्या हुआ? 18वें दिन इन लोगों को यहां कुछ मिला। आफ्टर 18 डेज, ध्यान रखिएगा, आफ्टर 18 डेज इन लोगों को यहाँ पे क्या मिला? ग्लाइसिन नाम का अमाइनो एसिड मिला। अच्छा, ग्लाइसिन बना, इसका मतलब इन सिंपल कंपाउंड्स से इन लोगों को क्या मिला? अमाइनो एसिड मिला। और इन लोगों ने कहा कि बिल्कुल देखो, लैब के अंदर वैसा ही हम लोग सेटअप तैयार कर रहे हैं, तो देखो हमें अमाइनो एसिड मिल गया। अगर हम लोग कॉम्पोजिशन बदलेंगे तो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, बाकी चीजें भी मिलेंगी। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। इसी वजह से ये एक्सपेरिमेंट जो है माना जाता है सबसे सक्सेसफुल। यहाँ आप मॉलिक्यूल्स बदलिए जितना वक्त उनको लगेगा फॉर्मेशन में, लेकिन बनेंगे जरूर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, इन लोगों का यही कहना था। तो ये था कंक्लूजन, यहाँ से क्या निकला, समझ में आया ये एक्सपेरिमेंट? यस सर। यस सर। सवाल क्या पूछे जाते हैं? ये वोल्टेज पूछा जाता है, वेपर का टेम्परेचर पूछा जाता है, और क्या लिया गया था ये पूछा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, बाई हम लोग कह सकते हैं एनालॉगी। एनालॉगी का मतलब होता है हम लोग उसको लिंक कर सकते हैं। तो बाई एनालॉगी वी कैन लिंक दैट सच सिंथेसिस, ऐसा ही सिंथेसिस, सच सिंथेसिस हैव occurred have occurred इन प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर। इस तरह का ही सिंथेसिस हमारे प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में चला होगा। तो ये कहानी थी ओपेरिन और हाल्डेन के एक्सपेरिमेंट की। अब एक बात समझिए, एक छोटा सा टॉपिक है जो मेरे को बीच में इसमें पढ़ाना पड़ेगा। वो टॉपिक से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे मैं अगर आपको समझाऊं कि सपोज कीजिए कि आगे इसमें हम बताते हैं, आपको हम एक टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, फॉर्मेशन फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोबायोन्ट्स। हम लोग फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोबायोन्ट्स पढ़ने जा रहे हैं। प्रोटो का मतलब क्या होता है? प्रीकर्सर। बायोन्ट का मतलब होता है लाइफ। तो यहां हम लोग कहते हैं प्रिकर्सर ऑफ लाइफ। अब यहां देखिए, जैसे मान लीजिए
फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपसे कहूं कि सपोज कीजिए कि आप खीर बनाने जा रहे हैं। अच्छा, खीर आपको दिखाई दे रहा है, मान लीजिए आपको खीर नजर आ रहा है, नजर खीर आ रहा है, लेकिन आपको पता है खीर का प्रिकर्सर क्या रहा होगा? मिल्क रहा होगा, चावल राइस रहा होगा, और शुगर रहा होगा। तो आपको आज नजर आ रहा है खीर, लेकिन उसका प्रिकर्सर कौन रहा होगा? ध्यान दीजिएगा, चावल, चीनी और दूध। आपको आज नजर आ रहा है सेल, लेकिन इसका प्रिकर्सर कौन था? और जो इसका प्रिकर्सर था वही था प्रोटोबायोंट, वही था प्रोटोबायोंट। तो आखिर प्रिकर्सर था कौन, ये सवाल उठता है। ये चीज हम पढ़ाते हैं। बस आप 1 मिनट रुकेंगे, फिर हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। बस 1 मिनट, क्योंकि अटेंडेंस भेजना जरूरी है, और अटेंडेंस से ज्यादा जरूरी कुछ और है। 1 मिनट रुकेंगे। 1 मिनट अटेंडेंस हमको भेजने दीजिए पहले, तब बात करते हैं। एक सेकेंड आप लोग रुकिए। खुला। देखो तो मैं क्या कह रहा हूं, देखो सेल बनाना है, अगर आपको सेल बनाना है, आज की धरती पे आपको सेल नजर आया या पहला सेल बना होगा, तो कोई ना कोई तो होगा जो उसका प्रिकर्सर रहा होगा। कौन है सेल बनाने का प्रिकर्सर? तो पहले तो कुछ कंडीशंस हैं, कुछ शर्तें हैं। अगर आप भविष्य का सेल बनना चाहते हैं, अगर आपको खीर बनाना है, तो खीर आप नमक से थोड़ी ना बनाइएगा। खीर बनाने के लिए कुछ शर्तें होती हैं। उसी तरह से कुछ कंडीशंस होते हैं। क्या कंडीशंस होते हैं, मैं आपको समझाता हूं। कंडीशंस, आखिर पहले वो कंडीशन कोई फुलफिल करेगा तभी तो भविष्य का सेल बनाएगा। आपको डॉक्टर बनना है, पढ़ाई आप मैथ्स का कर रहे हैं, तब तो आप क्राइटेरिया में ही नहीं फिट होते हैं। पहले तो क्राइटेरिया में फिट होइए कि पहले बायोलॉजी पढ़िए। बायोलॉजी पढ़िएगा, मन लगा के पढ़िएगा, सब ठीक ठाक रहेगा, तभी ना डॉक्टर बनिएगा। बोलिए तो। यस Yes, तो कंडीशंस हैं, कंडीशंस नीडेड टू बी प्रोटोबायोन। देखो, भविष्य का सेल होने के लिए सबसे पहली शर्त ये जरूरी है कि आज के सेल में क्या देखते हो कि आपका सेल खुद ब खुद रेप्लिकेट करता है। तो सेल्फ रेप्लिकेशन की क्षमता होनी चाहिए। अगर आप कहते हो कि हाँ मैं भविष्य का सेल हूं और उसी सेल से इतनी बड़ी ये दुनिया बनी है, तो मेरे अंदर सेल्फ रेप्लिकेशन मैंडेटरी है। दूसरा बात, आप इस धरती पे सिर्फ एक सेल नहीं देख रहे हो, उस सेल में बदलाव हुआ, और बदलाव की वजह से इतनी बड़ी डाइवर्सिटी नजर आई। मतलब उसको बदलाव के लिए तैयार रहना पड़ेगा, और वो भी बदलाव कोई छोटा मोटा नहीं।
क्योंकि वो सेल, एक सेल सिर्फ डिवाइड कर करके कितना बदलेगा, बिना म्यूटेशन के बड़े चेंजेस नहीं होते हैं। उसके अंदर भविष्य में म्यूटेशन की क्षमता होनी चाहिए, वो म्यूटेशन को अलाउ करे। तीसरा, उसको लगातार एनर्जी मिला होगा, सप्लाई ऑफ एनर्जी, ये चीज तो चाहिए ही चाहिए। और चौथा, वो अपने आप को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से कट करे। आप सब जानते हैं हमारे आसपास चाहे कुछ भी हो, हमारे सेल्स अपना एक कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट बना के रखते हैं, ध्यान रखिएगा। और वो कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट हमारे सेल के अंदर हमेशा होता है। आप लोग देखते नहीं है, बाहर चाहे पीएच कुछ भी हो, हमारे सेल के अंदर एक मेंटेन टेम्परेचर, पीएच, कॉन्सेंट्रेशन सब होता है। तो ये चीज बनाए रखना पड़ना जरूरी है। एक सेल लिपिड बाइलेयर की मदद से अपने आप को आइसोलेट करता है। एक सेल के अंदर रेप्लिकेशन के लिए जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। तो बताते हैं ये चीजें शुरुआत की धरती में मिली कैसे, मिली मैं आपको समझाता हूं। अगर मैं इन सारे प्रॉपर्टीज की बात करूं, जिसमें आर, ये मिले कैसे, मिले हमारी शुरुआत की धरती से, आर प्रोवाइडेड पाई, कैसे? तो देखो, हाई टेम्परेचर, हमारी धरती के शुरुआत में टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, उसने एनर्जी दिया। हमारी धरती के शुरुआत पे यूवी रेडिएशन आज भी आपकी स्किन पे पड़ जाए तो म्यूटेशन लाता है, उसने म्यूटेशन लाया। और मॉलिक्यूल्स जो है, ध्यान दीजिएगा, अपने आप को आइसोलेट तभी करेंगे, जैसे कोई सेल ही है तो सेल के चारों तरफ लिपिड होता है, अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, आपको पता है अंदर डीएनए आरएनए होता है, ठीक है। तो बिना दोनों के साथ आए एग्रीगेशन के, कहता डीएनए नहीं मैं अकेला रहूंगा तो कभी आइसोलेशन नहीं हो पाता, बिना एग्रीगेशन के पॉसिबल नहीं था। एंड फॉर्मेशन ऑफ एग्रीगेट्स, एग्रीगेट्स बनाने के बाद ही जो है ये चीज पॉसिबल था, ध्यान रखिएगा, ये चीज तभी पॉसिबल था। तो कहता है कि ठीक है सर, मान लिया हमने कि हमारे अर्ली एटमॉस्फेरिक कंडीशन में कुछ शर्तों को पूरा किया जा रहा था, तो सेल कैसे बना, कौन था पहला प्रोटोबायंट, कौन रहा होगा पहला ऐसा मॉलिक्यूल जिसने सेल बनाया होगा, इसको लेकर डिस्कशंस चल रहे थे। अलग अलग लोग कह रहे थे कि नहीं मेरे प्रोटोबायंट ने, मैं बताता हूं इसने सेल बनाया होगा, कोई कहा नहीं मैं बताता हूं इसने सेल बनाया होगा। इसी में दो लोग थे, दो लोगों ने क्लेम किया, दो लोगों ने क्या क्लेम किया, पहले मैंने आपको शर्तें बता दी हैं। दो लोग थे, एक तो अपने ओपेरिन साहब थे और एक सिडनी फॉक्स साहब थे। इन लोगों ने क्लेम किया कि हम लोगों ने प्रोटोबायोंट तैयार किया है, टू प्रोटोबायोंट्स वेयर क्लेम्ड बाई। किन लोगों ने क्लेम किया, तो मैं बताता हूं बाई किन लोगों ने। तो दो क्लेम किया, एक तो ओपेरिन साहब ने क्लेम किया कि नहीं मैं जिसके बारे में बता रहा हूं इसी ने पहला सेल बनाया, और एक सिडनी फॉक्स साहब ने बताया। देखिए, ओपेरिन साहब ने जिसके बारे में बताया उसका नाम उन्होंने रखा कोएसर वेट्स। ओपेरिन साहब ने कहा कि कोएसर भेट ही वो प्रोटोबायोंट है जिसने भविष्य का सेल बनाया है। लोगों ने पूछा आपका कोएसर वेट क्या है, तो इन्होंने कहा कि कोएसर वेट जो मेरा है ये प्रोटीन और पॉलीसैकेराइड का मिक्सचर है, वाज प्रोटीन प्लस पॉलीसैकेराइड। अब आप लोग में से जितने लोग यहाँ बैठे हैं वो सब जानते हैं कि इन दोनों में, चलो प्रोटीन कवरिंग बना सकता है, कई वायरसेस में प्रोटीन की इन्वेलप होती है, लेकिन ना तो प्रोटीन रेप्लिकेट करता है ना तो पॉलीसैकेराइड रेप्लिकेट करता है। तो भले इन्होंने कहा कि ये मेंटेन करते हैं इंटरनल इन्वायरमेंट को, लेकिन क्योंकि ये सेल्फ रेप्लिकेट नहीं कर सकता है, तो आपको लगता है क्या कि इनके प्रोटोबायोंट कोई सक्सेसफुल प्रोटोबायोंट होगा? तो इनका प्रोटोबायोंट फेल कर गया क्योंकि उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया रेप्लिकेशन की क्षमता नहीं थी। ये बात समझ में आई? यस सर। यस सर। यस। इसके बाद सिडनी फॉक्स ने जिस प्रोटोबायोंट के बारे में बताया, इन ये कहे कि नहीं नहीं चलो तुम्हारा तो काम, तुम्हारा तो गलत बात कह रहे हो, नहीं इसने नहीं बनाया होगा, हम बताते हैं किसने बनाया। तो लोगों ने पूछा बताइए किसने बनाया, तो इन्होंने दिया माइक्रोस्फीयर को। माइक्रोस्फीयर क्या था सुनिए। माइक्रोस्फीयर जो था, ये इन्होंने कहा कि
जो आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे, जैसे बहुत सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने थे, उनके चारों तरफ लिपिड बाइलेयर थी। जैसे मान लो तुम चीनी को पिघलाते हो और ठंडा करने के लिए छोड़ते हो तो कैसे जमना शुरू करता है, बड़ा बनना शुरू करता है। अब जब ठंडा करोगे चीजों के तो वो मॉलिक्यूल्स चिपकेंगे, चिपकेंगे तो बड़ा होगा और धीरे धीरे टूटेगा। तो इन लोगों ने कहा देखो इसमें बडिंग हो रही है। ऐसे कैसे? मान लीजिए आप चीनी को पिघलाए हुए है या वेपर के फॉर्म में है चीनी, और उसको ठंडा कर रहे हैं तो वो बड़ा होते जा रहा है, बड़ा होके टूट जा रहा है, तो वो रेप्लीकेशन थोड़ी ना है। तो इनका माइक्रोस्फेयर भी जो था, हाँ, इनका माइक्रोस्फेयर भी जो था वो एक सक्सेसफुल प्रोटोबायंट नहीं था। क्या हुआ महेंद्र भैया? ये तो चल ही नहीं रहा है, ये तो चल ही नहीं रहा है। चल रहा है ये बंद कर दिया मैंने, इससे पानी गिर रहा था ना। कैसे? चला दीजिए आप, कोई ना। अच्छा, ठीक ठीक। अच्छा अच्छा, तभी मैं सोच रहा था कि ये चल क्यों नहीं रहा। महेंद्र भैया ये वाला वायर दीजिएगा हमको जरा, बस ये बस हो गया। हाँ ठीक है। हाँ वो आंटी परेशान थी ना कि पानी गिर रहा है, उनको साफ करने के लिए मैंने बंद कर दिया था। बनवाना चाहिए एसी उसी सब, ऐसे पड़ा हुआ है, कोई ना। इधर देखिए, तो सीन ये है कि सिडनी फॉक्स साहब ने माइक्रोस्फीयर दिया। माइक्रोस्फीयर क्या था मैं बताता हूँ। व्हेन आर्टिफिशियली, देखो अपना अपना भाई बात है, लोग रख रहे थे। सही और गलत तो तब ना होगा जब लोग रखेंगे, तभी तो किसी की बात सही होगी और गलत होगी। तो इन्होंने कहा कि जब आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को मैं ठंडा करता हूं तो मैं क्या देखता हूं, वेयर कूल्ड हैव लिपिड बाइलेयर, उसके चारों तरफ लिपिड बाइलेयर था। और इस मॉलिक्यूल में इन्होंने नोट किया कि वो बडिंग शो करता है, सोज बडिंग। लेकिन बडिंग तो कोई भी मॉलिक्यूल शो कर सकता है, जब वही मॉलिक्यूल बड़ा होगा तो टूटेगा। ये रेप्लिकेशन नहीं था। तो ना तो कोएसरवेट एक सक्सेसफुल प्रोटोबायंट था, भविष्य का सेल था, और ना ही आपका माइक्रोस्फीयर। तो सवाल उठता है कौन था सक्सेसफुल प्रोटोबायंट? तो मैं जवाब देता हूं 10 कोएसर वेट्स एंड माइक्रो स्फीयर्स वर नॉट अ सक्सेसफुल protobionts and alone they can't make a सेल, और अकेले वो एक सेल नहीं बना सकते थे। तो आखिर कौन था पहला प्रोटोबायंट, इसका जवाब कैसे मिला? तो आपको तो पता है, प्रोटोबायंट मतलब जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया रेप्लीकेशन हो, और रेप्लीकेशन तो डीएनए आरएनए में होता है, और डीएनए आरएनए में ही म्यूटेशन होता है, उसको भले लिपिड बाइलेयर घेर लेता है। तो बाद में जब डीएनए आरएनए की डिस्कवरी हुई न्यूक्लिक एसिड की, तब तक डिस्कवर ही नहीं हुआ था। तब तक लोग अपने से ज्ञान देते थे, अरे भाई कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन यही है प्रोटोबायंट। तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन कभी सेल बना सकता है अकेले? नहीं, उनको लिपिड जेनेटिक मटेरियल चाहिए, न्यूक्लिक एसिड चाहिए। तो बाद में जब डिस्कवरी हुई, लेटर आफ्टर डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, बाद में जब न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी हुई जो कि सेल्फ रेप्लिकेशन शो करते थे, सेल्फ रेप्लिकेटिंग न्यूक्लिक एसिड, सेल्फ रेप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल्स थे। इट ऐसा माना गया कि न्यूक्लिक एसिड को या तो प्रोटीन ने घेरा होगा या फिर डीएनए आरएनए ने घेरा होगा, और तब जाके एक सेल बना होगा। इट वॉज बिलीव्ड दैट कोएसरवेट्स सराउंडेड, मतलब प्रोटीन या फिर पॉलीसेकेराइड, द आरएनए टू फॉर्म अ सेल। तो ये चीज थी, पहले सेल की शुरुआत ऐसे हुई थी, पहला सेल ऐसे बना था। अलग अलग लोगों ने अलग अलग क्लेमिंग किया था, वो एक अलग बात है। इसके बाद
आपको हम बताते हैं ओरिजिन टॉपिक आपका समाप्त हो चुका है, लेकिन ओरिजिन टॉपिक की एक इंपॉर्टेंट बात है जो एनसीईआरटी से आपसे पूछी जाएगी, वो मैं बताता हूँ। एनसीईआरटी के अलग अलग पन्नों पे अलग अलग तरह के डेटास को एक्सट्रैक्ट करने पे आपको ये पता चलेगा कि आपका एनसीईआरटी कहता है कि ब्रह्मांड आज से 20 बिलियन साल पहले बना है, और आपके ब्रह्मांड बनने के 15.5 बिलियन साल बाद, यानी आज से करीब करीब 4.5 बिलियन साल पहले, और इन दोनों का अगर आप गैप देखिएगा तो ब्रह्मांड बनने के आफ्टर 15.5 बिलियन ईयर्स, ब्रह्मांड बनने के 15.5 बिलियन साल बाद आपकी धरती बनी। और धरती बनने के बाद पहला जिंदगी का शुरुआत, मतलब केमिकल एवोल्यूशन की बिगिनिंग कब हुई, तो उसके 500 मिलियन साल बाद, यानी आज से 4 बिलियन साल पहले। आपका एनसीईआरटी क्या लिखता है कि धरती बनने के 500 मिलियन साल बाद धरती पे जीवन की शुरुआत हुई। ध्यान रखिएगा, आफ्टर 5 मिलियन मिलियन ईयर्स। याद रखिएगा। तो ये बात समझ में आ रही है? अरे 4.5 में से 4 घटाओगे तो आधा ही बचेगा ना, 0.5 बिलियन बोलो। यस सर। यस यस सर। सर। और धरती पे जिंदगी की शुरुआत, नॉट जीवन, केमिकल एवोल्यूशन की शुरुआत हुई। अच्छा, इसके बाद कुछ नॉन सेलुलर फॉर्म्स बने, जैसे डीएनए आरएनए, इस तरह की चीजें बनी। डीएनए आरएनए की चीजों को बनने में वक्त लगा, और ये बनते बनते हमारे धरती के अभी से 3 बिलियन साल पहले बना, 3 बिलियन ईयर एगो। और मैं आपको बताऊं, आपका पहला सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ, फर्स्ट सेलुलर फॉर्म कह लीजिए, पहला सेलुलर फॉर्म आज से 2 बिलियन साल पहले बना, 2 बिलियन ईयर एगो बना। और अगर मैं आपको बताऊं यूकैरियोट्स कब बने, तो यूकैरियोट्स कब बने, तो आज से 1.5 बिलियन साल पहले। प्रोकैरियोट के बाद यूकैरियोट बना, आज से 1 पॉइंट, फिर डाइवर्सिटी बनी। तो ये है सीक्वेंस जो अलग अलग पेजेस से एक्सट्रैक्ट करके लिखा गया है। एक बार देखिए, फिर हम लोग अपने एवोल्यूशन का सेकेंड टॉपिक पढ़ेंगे, एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। हमने 4 टॉपिक में बांट रखा है, इसके बाद एविडेंसेस पढ़ाया जाएगा। सर हाँ हाँ, बताइए। सर रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर क्या होता है? रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर का मतलब उस एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन नहीं था, विदाउट ऑक्सीजन। ओके सर। ऑक्सीजन होता तो ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर, और ऑक्सीजन नहीं होना रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर। ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर में जो भी चीज बनेगा वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, वो टूट जाएगा। ठीक यस सर। ठीक। चलिए, तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि अगर एवोल्यूशन हुआ है तो उसके प्रमाण क्या है। एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन, वन ऑफ द मोस्ट फेमस टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि अगर सच में एवोल्यूशन हुआ है तो कैसे मान ले तुम्हारी बात को कि एवोल्यूशन हुआ ही हुआ है। हमारे टॉपिक का दूसरा पार्ट, हमारे एवोल्यूशन चैप्टर का, एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। एविडेंसेस में मॉड्यूल में तरह तरह के एविडेंस दिए होंगे। एनसीईआरटी से आपको 3 ही तरह के एविडेंस पढ़ने हैं। पहले पढ़ना है पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस, दूसरा पढ़ना है, ध्यान रखिएगा, मॉर्फो। इसी तरह से आपके एनसीईआरटी के सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, आप देखते चलोगे धीरे धीरे अलग अलग जगहों के। मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंस। और उसके बाद हमें पढ़ना है, ध्यान रखिएगा, इम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। इम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस पहले नहीं था, अब सिलेबस में ऐड हुआ। पहले सप्लीमेंट पेज में था एनसीईआरटी के पीछे, अब चैप्टर के अंदर, और तो और उस पर क्वेश्चन भी आ गया। हर साल पढ़ाते थे हम, क्वेश्चन भी आ गया, देखेंगे हम लोग। बट बिफोर दैट हम शुरू करने जा रहे हैं पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस।
सबसे पहले सवाल उठता है कि पैलेंटोलॉजी किसको कहते हैं। तो देखो, जब तुम फॉसिल फ्यूल की स्टडी करते हो, स्टडी ऑफ फॉसिल्स, स्टडी ऑफ फॉसिल, इसी को हम लोग पैलेंटोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ फॉसिल इज कॉल्ड पैलेंटोलॉजी। बताने की जरूरत नहीं है। कहता है सर फॉसिल्स की स्टडी करने से हमें क्या पता चल जाएगा। सवाल तो यही उठता है, फॉसिल्स की स्टडी करने से आपको क्या पता चलेगा। मैं आपको समझाता हूं। पहली बात ये जानिए कि आपका एनसीईआरटी कहता है कि आपकी धरती को जब आप खोदना शुरू करोगे तो अर्थ क्रस्ट हैज फाइव फाइव ध्यान रखिएगा, 5 मेजर स्ट्रेटा। आपकी धरती में 5 स्ट्रेटा है, या स्ट्रेटा शब्द का मतलब, स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब लेयरिंग होता है, लेयर है। पहली बात तो ये कहता है एनसीईआरटी। फिर एनसीईआरटी एक और बात कहता है इन सभी लेयर्स में अलग अलग तरह के पत्थर पाए जाते हैं, और उसमें भी जो आपका सेडिमेंट्री रॉक है उसमें सबसे ज्यादा फॉसिल पाए जाते हैं, आर रिचेस्ट इन फॉसिल। आप मन ही मन सोचोगे कि पता नहीं अभिनंदन सर क्या पढ़ा रहे हैं। देखो क्या कहता है, जैसे मान लो ये धरती पे तुम यहाँ पे खड़े हो, सॉरी मैंने कलर गलत यूज किया, ये मान लो तुम खड़े हो यहाँ पे, ठीक, ये तुम खड़े हो, ठीक। तुमने क्या किया, एक डिग करने के लिए कुछ लिया, ऐसे ऐसे बेलचा लिया डिग करने के लिए, और मिट्टी को खोदना शुरू किया, ठीक। तो तुम्हें पता है जब नीचे पहुंचे तो एक लेयर, फिर नीचे पहुंचे दूसरा लेयर, फिर नीचे पहुंचे तीसरा लेयर, फिर चौथा लेयर, और फिर पांचवा लेयर। अर्थ के क्रस्ट में तुम्हें मिले टोटल 5 लेयर। और तुम्हें पता है लेयर बाय लेयर जब तुम नीचे उतरते गए तो तुम्हें क्या ऑब्जर्व किया, मैं आपको समझाता हूं। जब आप इस पहले लेयर में यहां से आए, जब इस फर्स्ट लेयर में आप आए, तो यहां आपने देखा ये सबसे ऊपरी लेयर था। यहां पे आपने ऑब्जर्व किया कि यहां पे बिल्कुल नए और ताजे फॉसिल्स हैं, न्यूएस्ट फॉसिल हैं। ध्यान रखिएगा, सबसे नए फॉसिल हैं। और ये अच्छा, इसके बाद मान लीजिए कि आप घूमते घूमते सबसे नीचे पहुंचे, ऐसे सबसे निचले लेयर में पहुंचे। तो सबसे निचले लेयर में आप जब पहुंचे तो निचले लेयर में जो आपको फॉसिल मिले वो नए मिलेंगे या सबसे पुराने मिलेंगे, बोलिए तो। सबसे पुराने। पुराने। ओल्डेस्ट फॉसिल मिलेंगे। और एक बात तो यस तय है, एवोल्यूशन प्रोग्रेसिव हुआ है। तो हमसे जो पुराने जानवर थे या जो लोग थे या फिर जो फॉसिल था वो उतना कॉम्प्लेक्स नहीं था। आज से करोड़ों साल पहले के अगर सेल वगैरह को देखोगे तो बैक्टीरिया वगैरह सिंपल थे। तो ओल्डेस्ट फॉसिल जो थे वो सिंपलेस्ट थे। लेकिन जितना आगे बढ़ोगे फॉसिल्स उतने ज्यादा क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे। तो कहता है, ध्यान दीजिएगा, क्या कहता है कि द द लोअर इज द स्ट्रेटा। जितना आप नीचे जाइएगा उतना पुराना फॉसिल और उतना ज्यादा साधारण फॉसिल। वाइल द अपर इज द स्ट्रेटा, द न्यूएस्ट इज द फॉसिल एंड मोर कॉम्प्लेक्स इज द फॉसिल। आई बात समझ में, बोलिए। यस यस सर। सर। हाँ, तो ये बहुत आसान है, इसमें कुछ है नहीं, आप समझ सकते हैं इस बात को। यही चीज है कि भाई आप लेयर बाय लेयर नीचे जाओगे तो फॉसिल्स आपको पुराने और साधारण फॉसिल मिलेंगे, ऊपर आओगे तो आपको सबसे कॉम्प्लेक्स और नए फॉसिल मिलेंगे। अच्छा, आगे बात करते हैं। सवाल उठता है कि हमें ऐसा क्या मिल गया फॉसिल के रूप में। तो हमें बहुत कुछ मिला फॉसिल के रूप में। मैं आपको बताऊं हमें फॉसिल के रूप में क्या मिला, तो कुछ एग्जाम्पल हैं। जैसे कई बार तुम्हें किसी जानवर का हार्ड पार्ट मिल गया, जैसे हो सकता है किसी जानवर का हड्डी मिल गया। कई बार हड्डी मिल जाता था, लाइक बोन, स्कल, टूथ, ईटीसी। किसी जानवर का दांत ही मिल गया, खोपड़ी ही मिल गया, ईटीसी। इसके बाद और क्या मिल सकता था, तो कई बार जैसे मान लीजिए कोई जानवर किसी लेयर में पैर रखा था, बड़ा जानवर, और उसके ऊपर मिट्टी जमा हो गया और आपने उस लेयर को हटाया तो वो पैर का छाप नजर आ गया। मतलब कई बार आपको इम्प्रिंट्स भी नजर आए, जैसे फुटप्रिंट वगैरह नजर आया, फुटप्रिंट, ध्यान रखिएगा। इसके बाद सिर्फ इतना ही नहीं, कई बार मान लीजिए कोई जानवर जो है पॉटी किया, और उसका जो पॉटी है वो, उसका जो फीकल मैटर है वो सड़ने की जगह पे किसी कारण से फॉसिलाइज हो गया।
और आज मिट्टी आप खोद रहे थे नीचे, अचानक से कहीं आपको डिफरेंट टाइप का मिट्टी मिला और आपने जब उसकी एनालिसिस की तो पाया ये तो एक्सक्रीटा है किसी जानवर का, ये तो किसी जानवर का फीकल मैटर है। एम्स ने पूछा इस चीज को कहते हैं कॉप्रोलाइट्स। कॉप्रो का मतलब ही होता है फीकल मैटर, मतलब जब किसी जानवर का फीकल मैटर क्या कर जाए, फॉसिलाइज हो जाए। तो फॉसिलाइज्ड एक्सक्रीटा ऑफ एनिमल्स, जानवर्स का फॉसिलाइज्ड एक्सक्रीटा, ध्यान रखिएगा। इस तरह की हमें चीजें मिली। कई बार तो हमें पूरा का पूरा जानवर भी मिल जाता था, ये भी ध्यान रखिएगा। जैसे बर्फ वर्फ में दबे हुए पूरे के पूरे जानवर ही बर्फ में मिल जाता था। तो ये चीज था पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस में कि लेयर बाय लेयर मिट्टी खोदिए तो तरह तरह का आपको फॉसिल वगैरह मिलेगा। आगे आते हैं। पहला एविडेंस हमारा समाप्त हो चुका है। इसमें बहुत कुछ है। अगर मैं आपको थोड़ा बहुत इसमें डिटेल में बताने जाऊं तो ऐसे तो बहुत कुछ है, लेकिन आपको वो पढ़ना नहीं है। जैसे अगर एक चीज मैं आपको इसमें थोड़ा सा बता दूं कि एक बड़ा फेमस टर्म है जिसके बारे में मैं बताना चाहता हूं, वो है मिसिंग लिंक। मिसिंग लिंक के बारे में मैं बताता हूं मिसिंग लिंक क्या होता है। देखिए दो चीज होता है, एक कनेक्टिंग लिंक होता है और एक मिसिंग लिंक होता है। मिसिंग लिंक क्या होते हैं मैं समझाता हूं। मान लीजिए आप मिट्टी खोद रहे थे और आपको कोई फॉसिल मिला और उस फॉसिल को देख के लगा कि यार ये तो रेप्टाइल जैसा नजर आ रहा है। तब तक उसी फॉसिल को देख के लगा कि नहीं यार ये तो बर्ड जैसा नजर आ रहा है। तो जब कोई एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म का फॉसिल मिले और वो ऑर्गेनिज्म किसी एक जानवर जैसा ना दिख के दो जानवरों के बीच में नजर आए तो इसको मिसिंग लिंक कहते हैं। तो क्या कहलाता है? एक्सटिंक्ट फॉसिल ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिजम्स। इसी को हम लोग ट्रांजिशनल फॉर्म कहते हैं। ट्रांजिशनल फॉर्म का मतलब बीच का, ना इधर का ना उधर का, ना रेप्टाइल ना चिड़िया, दोनों के बीच का। ट्रांजिशन का मतलब मैंने पहले भी बताया है मझधार में, ट्रांजिशनल फॉर्म। एक्सटिंक्ट फॉसिल ऑफ ऑर्गेनिज्म विच shows which shows character of two different ग्रुप, दो अलग अलग ग्रुप के कैरेक्टर को अगर वो शो करता है तो इसी को हम लोग कहते हैं मिसिंग लिंक। फॉर एग्जाम्पल, एक बड़ा फेमस एग्जाम्पल है, लेट मी शो यू। दैट एग्जाम्पल इज कॉल्ड एज आर्कियोपेट्रिक्स। आर्कियोपेट्रिक्स जो है बहुत फेमस एग्जाम्पल है। आर्कियोपेट्रिक्स, आर्कियो का मतलब होता है आर्कियोलॉजी, नहीं दिखता है, पुरातत्व विभाग। आर्कियोलॉजिस्ट आके सर्वे करता है मिट्टी का कि कितना पुराना है। तो आर्कियो का मतलब होता है ओल्ड, पैट्रिक्स का मतलब होता है विंग्ड। ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर रेप्टाइल और बर्ड दोनों के कैरेक्टर थे, हैव बोथ। मैं बताता हूं कैसे कैरेक्टर थे, हैव बोथ रेप्टिलियन एंड एवियन। एवियन यानी बर्ड के कैरेक्टर। मैं इसका फोटो ही दिखा देता हूं ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। मैं उम्मीद करता हूं मेरे नोट्स में इसका फोटो होना ही होना चाहिए, नहीं होने का सवाल नहीं है। हम लोग देखेंगे उस चीज को। पिक्चर्स सर्च कर लेते हैं। आर्कियो नहीं नजर आएगा, डाउनलोड में नजर आएगा। एक सेकेंड, आ ही गया। दिखाइए आर्कियोपेट्रिक्स, देखिए दिखाते हैं इसके बारे में आपको, हम दिखाते हैं। आपके स्क्रीन पे एक दिख रहा होगा एनिमल, बड़ा इंटरेस्टिंग सा एनिमल आपको नजर आ रहा होगा। मैं बात करता हूं कि हालांकि इसका फॉसिल मिला था, फॉसिल मिला था मतलब ये चीज आज की धरती पे आपको नहीं नजर आने जा रहा है, ये फॉसिल है। अच्छा फॉसिल है तो कैसे ये आपको नजर आ रहा है कि नहीं इसमें रेप्टाइल्स की भी फीचर है, और कैसे आपको नजर आ रहा है कि नहीं इसमें बर्ड का भी फीचर है? तो लेट मी शो यू। इसका पूंछ लंबा था, लॉन्ग टेल था,
और ये रेप्टाइल का फीचर था, रेप्टाइल्स का। गिरगिट का देखते हैं पूंछ कितना लंबा होता है। आप इसके अगर मुंह को देखेंगे तो चिड़ियों के मुंह में दांत नहीं होता है। आप ऐसे बर्ड को आपने अवतार में या डायनासोर वाली फिल्म में देखा होगा, देखिए इसके मुंह में दांत है। तो क्या दिख रहा है आपको? टूथ इन बीक। किसी चिड़िया के मुंह में दांत देखे हैं बताइए तो? ये भी रेप्टाइल का कैरेक्टर है या नहीं है? बोलिए बोलिए यस बोलिए। यस सर। यस सर। अच्छा 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 अच्छा। आप देखेंगे ऐसे बर्ड्स जो हैं, फिल्मों में आपने देखा होगा, इसके पंख पे पंजे बने हुए हैं। देखिए इसके पंख पे क्लॉड, क्लॉड का मतलब ये पंजा, क्लॉज अपॉन विंग। ये चीज भी जैसे रेप्टाइल्स का होता है, रेप्टाइल्स पकड़ते हैं तो ध्यान दीजिएगा, क्लॉज अपॉन विंग्स, इस पे इसके पंख पे पंजे हैं, जबकि बर्ड्स में ऐसा नहीं होता है। कहिएगा बर्ड के फीचर क्या हैं? तो बर्ड का फीचर तो सबसे पहले पंख है इसके पास, विंग किसके जैसा? बर्ड के जैसा। दूसरी बात, इसके पास चोंच है, ये बीक है, ये किसके जैसा है? बर्ड के जैसा फीचर है। तीसरी बात, इसके जो स्कल बोन्स थे वो फ्यूज्ड थे, वो भी बर्ड जैसा। बर्ड का भी फीचर होता है कि स्कल बोन्स फ्यूज रहते हैं, फ्यूजन ऑफ स्कल बोन्स। और ये भी किसका फीचर था? बर्ड का। तो हियर वी गॉट आवर द वेरी फेमस एग्जांपल, दिस एनिमल विच इज शोइंग यू हियर इज आर्कियोपेट्रिक्स। बट ये आज की धरती पे नहीं है, इसका हमें फॉसिल मिला, और उस फॉसिल के एनालिसिस के बेसिस पे हमने इसका एक वर्चुअल डायग्राम तैयार किया, जहां हमें पता चला कि भाई इसके पास ये चीजें थी, ना तो ये प्योर बर्ड था, ना तो ये प्योर रेप्टाइल था, इट वॉज अ मिसिंग लिंक। ठीक है, इट वॉज अ मिसिंग लिंक। कोई दिक्कत? बोलिए। नो सर। ठीक है, तो ये रहा आर्कियोपेट्रिक्स हमारा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप ये टॉपिक समझ चुके हैं बहुत अच्छे से। तो ये रहा हमारा पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस, जिसमें तरह तरह की चीजें आपको जाननी है। हालांकि आर्कियोपेट्रिक्स के बारे में आपसे सवाल जो है नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि वो आपके एनसीईआरटी में नहीं है। तो इस चीज की आप गारंटी रखिए। मॉड्यूल में थोड़ा बहुत दे रखा है तो मेरी कोशिश है, कोई ना महेंद्र भी रहने दीजिए, कोई ना। तो मॉड्यूल में दे रखा है तो थोड़ा बहुत ऐसा भी ना लगे कि सर एकदम मॉड्यूल हटा के ही चल रहे हैं, ऐसा नहीं है। पढ़ा सकते ही है, वक्त है तो पढ़ा दे रहे हैं, ऐसे आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो लेट्स मूव टू अदर टॉपिक। हम अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है एक टॉपिक मेरे को पढ़ाना पड़ेगा बीच में। वो टॉपिक है जियोलॉजिकल टाइम स्केल। जियोलॉजिकल टाइम स्केल मेरे को इसलिए पढ़ाना पड़ेगा, उसका भी कारण है। बीच में मेरे को एवोल्यूशन ऑफ थोड़ा सा हॉर्स भी पढ़ाना पड़ेगा, लेकिन एवोल्यूशन ऑफ हॉर्स बाद में पढ़ाएंगे। पहले तो आपको हम पढ़ा देते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल। आइए, जियोलॉजिकल टाइम स्केल, उसके बाद आपको आएंगे हम दूसरे टॉपिक पे, अगला एविडेंस पे। बीच में एक टॉपिक है जिसका नाम है जियोलॉजिकल टाइम स्केल। देखो, अगर मैं बात करूं कि तुम क्या कहते हो, जैसे अगर मैं कहूं कि सर हम लोग टाइम को कैसे देखते हैं, तो हम लोग ऐसे देखते हैं, साल, साल में महीने, और महीनों में दिन, ऐसे ही देखते हो ना? ठीक। अब साइंटिस्ट लोगों के पास एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम ये था कि पृथ्वी की जो इतिहास है, हिस्ट्री है, ये बहुत पुरानी, 4.5 बिलियन साल पुराना हमारा पृथ्वी। इसकी इतिहास इतनी पुरानी है कि उसको अलग अलग टाइम फ्रेम में बांटना जरूरी था, कि अरे ये दौर, और हर दौर में कुछ ना कुछ हुआ। पता चला किसी दौर में जीवन ही नहीं था, किसी दौर में प्रो कैरियोट्स आए, किसी दौर में यू कैरियोट्स आए, कोई वो दौर जिसमें रेप्टाइल्स आया, कोई किसी में एम्फीबिया आया, किसी में मैमल आया। अब सबको आप ये नहीं ना कहोगे कि आज से 100 करोड़ साल पहले ये हुआ, 200 करोड़ साल पहले ऐसे हुआ। नहीं, साइंटिस्ट लोगों ने धरती के इतिहास को अलग अलग, मैं बताता हूं, लिखता हूं, हैव साइंटिस्ट्स हैव divided Earth's past into 6 major era, further into epoch and further into period, और पीरियड इनटू इपॉक्स। देखो, साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, धरती की इतिहास को सबसे पहले एरा में बांटा। एरा को
छोटे छोटे पीरियड में बांटा और पीरियड को छोटे छोटे इपॉक में बांटा, ताकि आसानी से आपको धरती का इतिहास समझ में आ जाए। अब आपको इतिहास तो नहीं समझ में आएगा, तो हम आपको दिखा देते हैं कि ये कौन कौन से 6 एरा थे, कौन कौन सा पीरियड था। देखिए, धरती के इतिहास को साइंटिस्ट लोगों ने जिन 6 एरा में बांटा है, उसमें सबसे पहला एरा है एजोइक एरा। अब एरा को आप बांटोगे पीरियड में, पीरियड को बांटोगे किस में, इपॉक में, और कितना पुराना था इसके लिए आप एज दिखाइए, और हर दौर में कुछ ना कुछ हुआ होगा तो इवेंट। ए का मतलब होता है विदाउट, और जोआ मतलब लाइफ। ये वो दौर था जब कोई जीवन नहीं था, और ये चीज आज से करीब करीब 4.5 बिलियन साल पहले, यानी 4600 मिलियन ईयर एगो पहले हुआ था। इसके बाद जो दूसरा दौर आया, वो दौर कहलाया, वो एरा कहलाया आर्कियोजोइक एरा। आर्कियोजोइक। इस दौर में क्या हुआ, ये आज से करीब करीब 3.5 बिलियन साल पहले, या बिलियन को मिलियन में बदलिए तो 3500 मिलियन साल पहले, ध्यान दीजिएगा, धरती पे जीवन आया, ओरिजिन ऑफ लाइफ हुआ। इसके बाद जो अगला एरा था, ध्यान दीजिएगा, मैं उसका नाम बताता हूं, थर्ड एरा था, वो था प्रोटेरोजोइक। चौथा था पैलियोजोइक। पांचवा था मीजोजोइक। और छठा था सीनोजोइक। तो और सबसे करंट एरा है सीनोजोइक, जो अभी चल रहा है। तो ये थे हमारी धरती के 6 एरा। अब इस पे ना आपको नहीं समझ में आएगा, मैं आपको एक पेज दिखाता हूं, उस पे ये सारी चीजें लिखी हुई है, रेडीमेड फॉर्मेट में लिखी गई है, मैं वो दिखा देता हूं, वो ऐड कर देता हूं। याद नहीं रखना है, आप बिल्कुल सोचेंगे कि क्या सर इसको याद रखना है, तो नहीं, मैं इसको यूज करना सिखाता हूं कि आखिर इसको यूज कैसे करना है। वो चीज जरूरी है, क्योंकि उसके बिना आपके कई सारे सवाल नहीं सॉल्व होंगे। तो मैं आपको दिखाता हूं कि यूज कैसे करना है, ध्यान दीजिएगा। एक काम करते हैं, इस पेज को मैं सेट करता हूं यहाँ पे पहले अच्छे से। पहले तो इसको सेट कर दूं मैं, ताकि इस पूरे फ्रेम में ये सेट हो जाए। हाँ, अब इधर आइए, मैं इसको दिखाता हूं आपको। देखिए, इसमें क्या है कि यही चीज दिया गया है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल ही दिया है, लेकिन थोड़ा उल्टा दिया है। और आपके मॉड्यूल में क्या किए हुए हैं, सिर्फ 4 ही दिखाए हुए हैं। जैसे ये देखिए, ये दिखाया है तीसरा, नीचे से दिखाया है, ये दिखाया है चौथा, ये दिखाया है पांचवा, और ये दिखाया है छठा। पहला दूसरा नहीं दिखाया है। तो मैं बताता हूं, पहला था एजोइक, और वो देखिए एजोइक था आज से 4600 मिलियन साल पहले। दूसरा था, ध्यान दीजिएगा, एजोइक के बाद था आर्कियोजोइक। आर्कियोजोइक था आज से 3500 मिलियन साल पहले। इसके बाद आया प्रोटेरोजोइक, आज से 2500। इसके बाद आया पैलियोजोइक। पैलियोजोइक में ढेर सारे पीरियड हैं, कैम्ब्रियन है, और याद नहीं रखना है। इसमें ना आप एक चीज ध्यान रखना, मैं बताता हूं। जैसे आपसे सवाल क्या पूछा जाएगा, ऐसे नहीं पूछा जाएगा, इसकी गारंटी है। जैसे मैं बताता हूं, आपसे कोई क्या पूछेगा मैं बता दूं, जैसे ये पैलियोजोइक एरा है, दिस इज एरा। तो आपसे कोई पूछ सकता है, बताओ एज ऑफ एम्फीबियंस कब था, मतलब धरती पे एम्फीबियंस का राज कब था। तो देखो, ये कैलेंडर की तरह इसको देखो, धरती पे आज से 360 मिलियन साल पहले एम्फीबियंस का राज था। ये कार्बोनीफेरस पीरियड था, और एरा कौन सा चल रहा था, तो पैलियोजोइक। बात समझ में आया, बोलिए तो। यस सर। अगर आपसे हाइलाइटेड चीजों को देखिए, पूछेगा धरती पे मछलियों का राज कब था, तो कहिएगा सर आज से 408 मिलियन साल पहले, डेवोनियन पीरियड में और पैलियोजोइक एरा में। बोलिए, बात समझ में आया। यस यस सर। इसके बाद अब अगर थोड़ा सा आप ऊपर चलेंगे, मतलब आगे बढ़ेंगे, तो आप देखेंगे मीजोजोइक, रेप्टाइल्स का दौर। रेप्टाइल्स के बाद सीनोजोइक, मैमल्स का दौर। और इसमें भी जरा देखिए, इंसान कब आया आपसे पूछेगा, तो कहिएगा 1.8 मिलियन साल पहले, प्लीस्टोसीन इपॉक में, क्वार्टिनरी पीरियड में, और सीनोजोइक एरा में। बोलिए, कैलेंडर की तरह देख लीजिएगा, बोलिए तो। यस सर।
तो एरा को पीरियड में, पीरियड को इपॉक में, और फिर वो कितना पुराना और इवेंट क्या हुआ नहीं पूछा जाएगा। मॉड्यूल में अगर क्वेश्चन कीजिएगा तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन नजर आएंगे, सिर्फ हाईलाइटेड चीजों के बेसिस पे। इसको बस देखना सीख लीजिए कि हाँ, कैलेंडर जैसे देखते हैं ना कि अच्छा पहले साल देखो तो 2022, महीना देखो तो मार्च, तारीख कितना है तो ये देखो। अब अगर मैं तुमसे कहूं कि बताओ तो भाई, बताओ जैसे कि देख के बताओ कैलेंडर में कि नरेंद्र मोदी पहली बार कब जीते, तो तुम कैलेंडर में 2014 में जाओगे, 2014 में मई में जाओगे और देखोगे कि इस दिन भाई इलेक्शन का रिजल्ट आया था। तो यही चीज, ये इवेंट हुआ और उस चीज को कैलेंडर में फाइंड करो। मैं तुमसे पूछूं कि बताओ एंजियोस्पर्म्स कब आए, तो तुम कहोगे 144 मिलियन साल पहले क्रिटेशियस पीरियड में, मीजोजोइक एरा में। समझ में आया? यस सर। तो जस्ट लाइक दैट, इसको थोड़ा आपको यूज करना सीखना है। इससे कई चीजें हमारे आगे के एनसीईआरटी की क्लियर होंगी। वो कैसे क्लियर होंगी? क्योंकि एनसीईआरटी में ये चीज नहीं पढ़ाया है। बिना पढ़ाए इस चीज को, ये कैलेंडर की तरह आप देखना सीखिए पहले। बिना पढ़ाए इसकी थ्योरी दे दिए हुए, इसका कॉन्सेप्ट दे दिए हुए, जहां आप फंसिएगा मैं दिखाऊंगा आगे, आप चिंता नहीं कीजिए। मैं इसका यूज करूंगा एनसीईआरटी पे। ये मॉड्यूल का है पेज, इसको नहीं यूज करेंगे, एनसीईआरटी पे यूज करेंगे। तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा। डायनासोर के एवोल्यूशन में, प्लांट्स के एवोल्यूशन में हम यूज करेंगे। कोई दिक्कत? नो सर। तो चलिए आपको पढ़ाते हैं अब। क्या पढ़ाते हैं? मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल एविडेंस पढ़ाने जाते हैं। ये एज इट इज अपलोड कर देंगे हम एडिट करके, आप चिंता नहीं कीजिए। तो एविडेंस में हम लोग 2 नंबर, बी नंबर एविडेंस पढ़ने जा रहे हैं। मॉर्फोलॉजिकल बी नंबर, मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंस। सबसे पहले सवाल उठता है मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी क्या है? तो मॉर्फोलॉजी मतलब एक्सटर्नल